बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना के माता पिता दोनों ही काम करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर भी जाया करते थे। एक दिन शहर से लौटते समय एक ट्रेन हादसे में दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता तो नहीं आते, बल्कि नैना के मामा और मामी आते हैं। अपने मामा मामी को देखकर नैना कहती है, मामा और मामी, आप दोनों अचानक? पापा और मम्मी तो अभी शहर से वापस नहीं आए। थोड़ी देर पहले कह रहे थे बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। बेटा, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं मामा जी, कह दीजिए, ये सब झूठ है। मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही मेरे पास आएंगे और मेरे साथ घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मैं मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं मेरे माता पिता के बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते। इस तरह से क्या कोई अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाता है? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। मामा के इतना कहते ही मामी जमुना आग बबूला हो जाती हैं और वह अपने पति से कहती हैं, अच्छा, तो अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि आप इस अनाथ और मनुष्य काली कलूटी बदसूरत लड़की को हमारे घर लेके जा सको। देखो जी, मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। अब हमें इस अनाथ का भी पालन पोषण करना होगा। देखो, ये काली कलूटी हमारी बला से कहीं भी रहे, इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाकर रह लेगी। मैं अपने साथ इसे नहीं लेकर जाऊंगी। अपने रंग रूप में मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कर देगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जमुना अपने पति के सामने कुछ नहीं कर पाती और बेचारी नैना अपने मामा मामी के साथ उनके घर चली जाती है। नैना को देखते ही जमुना की बेटी दीप्ति और बेटा कृष्णा बहुत हंसते हैं। मम्मी, आप किस काली कलूटी बंदरिया को अपने साथ उठा कर लेकर आ गई? मुझे तो इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। देखो तो कितनी काली है बेचारी, अपने ऊपर कितना ज्यादा मेकअप लगाती होगी, तब भी ऐसी की ऐसी लगती होगी, बदसूरत की बदसूरत। कृष्णा, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। दीप्ति दीदी, मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। मम्मी, आप बता नहीं रही कि काली कलूटी बंदरी आपके साथ कौन है? अभी तक आपने इसका हमसे परिचय नहीं कराया। बताइए तो, इसे आप कौन से कोयले की खान से उठा के लेकर आई है? कुछ नहीं बेटा, अब ये काली कलूटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और ये तुम्हारे पापा के स्वर्गवासी बहन की बेटी है। और तो सुन मनहूस, ये मत समझ लेना कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर में लेकर आ गई हूँ तो तुझे मुफ्त में रोटी तोड़ने दूंगी, यहाँ रहने दूंगी। आज से और अभी से घर का सारा काम तू ही करेगी। किचन से लेकर झाड़ू पोछा करने तक, बर्तन साफ करने से कपड़े धोने तक सभी काम तुझे करना है, अगर रहना है तो, वरना मेरी बला से कहीं भी जाकर रह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं काली कलूटी मनहूस कहाँ से गले पड़ गई। इसके माता पिता को भी अभी मरना था। बेचारी नैना की मजबूरी थी, वह यहाँ से और कहाँ जाती, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी मामी की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और वह घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। खाना बनाने से कपड़े धोने तक, स्त्री से लेकर घर की सफाई तक, और उसके बाद घर का सारा काम करती है। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करने के बाद वह सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है तो जमुना कहती है, ओ हेलो, क्या तो काली कलूटी हमारे साथ इस घर की नौकरानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? तेरी औकात है? चुपचाप पहले हम सबको खाना खाने दे, उसके बाद अगर हमारे आगे का बचेगा तो उसे बाहर जो टूटा फूटा कमरा पड़ा है वहाँ ले जाकर खा लेना और वहीं पर सो जाना है। इस घर में सिर्फ तो काम करने के लिए है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। इनकी वजह से चुप हो, वरना कब का तुझे धक्का मार के निकाल देती मनहूस। अरे भाग्यवान, इस बेचारे के ऊपर इतना तो अत्याचार मत करो। सुबह से कितना काम कर रही है, अब सुकून से खाना तो खाने दो। मम्मी देखिए पापा किस तरह से इस काली कलूटी नौकरानी की साइड ले रही हैं। आपको
इस काली कलौटी पर बहुत प्यार आ रहा है तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ और आप रहना अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी के साथ यहाँ पर ऐशो आराम से। मैं अब से पहले ही कह दिया था कि अगर ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी तो जैसा मैं रखूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ रहना है या फिर इस काली कलौटी मनहूस के साथ। मामी जी, आप लड़ाई मत कीजिए, आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वरना अकेली अब तक तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। आप खाना खा लीजिए, मैं आपके आगे का बचा कुचा खाना खा लूंगी, आप चिंता ना करो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर नैना अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारे मामा भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना घर का सारा काम करती और समय समय पर जमुना बेचारी नैना की बहुत पिटाई भी करती रहती और दीप्ति और कृष्णा भी नैना का बहुत मजाक उड़ाते, उसे काली कलूटी, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारते। नैना यह सब पीड़ा सह रही थी सिर्फ इसलिए कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दीप्ति अपनी माँ से कहती है, मम्मी शाम को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और जब सब इस काली कलूटी को देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। आप कुछ भी कीजिए, शाम को पार्टी में ये नहीं दिखनी चाहिए। दीप्ति और जमुना आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नैना चाय लेकर आती है और चाय नैना के हाथ से जमुना के हाथ पर गिर जाती है। तभी वह नैना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब उसका पिटाई करके पेट भर जाता है तो वह नैना से कहती है, मनहूस काली कलूटी बदसूरत, तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तेरा रंग काला है क्या तुझे पूरी दुनिया भी काली नजर आती है? तुझे सब जगह अंधेरा ही नजर आता है, देख कर नहीं चला जाता? मेरा सारा हाथ जला दिया, मनहूस। सॉरी मामी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। मामी जी, मुझे आपसे कहना था कि आज दीप्ति दीदी का जन्मदिन है ना, तो मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। अगर आप मुझे दीप्ति दीदी की कोई पुरानी फ्रॉक दे दे तो मैं उसे ही पहनकर पार्टी में आ जाऊंगी। पहली बात तो यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की कोई फ्रॉक नहीं देने वाली, और दूसरी बात तो मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में नहीं आएगी। वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, जब वह तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तू मेरी रिश्तेदार है तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इसलिए आज रात तू यहाँ नहीं रहेगी, अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, कल सुबह आ जाना। ठीक है मामी जी, मगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस काम ही करे जा रही थी। अब आप मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। आज मैं पूरी रात सड़क पर ही काट लूंगी, सुबह वापस आ जाऊंगी जब पार्टी खत्म हो जाएगी और सब मेहमान चले जाएंगे। मम्मी, ये मनहूस काली कलूटी जब देखो भिखारियों की तरह मांगती रहती है। आज तो पार्टी है, सब कुछ बाहर से ही आएगा, घर में कुछ बना भी नहीं है। अब आप इस मनहूस को क्या देने वाली हैं? मैं तो कहती हूँ कल की जो भी सूखी रोटी पड़ी है उसे ही देकर भगा दीजिए, इससे पहले कि पिताजी घर पर वापस आ जाए, क्योंकि ये तो उनकी लाडली है ना, वह रोक लेंगे इसे। जमुना अपनी बेटी की बात मान लेती है और कल की बची कुची रोटी नैना को दे देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। बेचारी नैना वह रोटी लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। तभी नैना उनसे पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा क्या बताऊं, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, बस इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है कि मुझे 2 समय का खाना भी नसीब नहीं। अम्मा जी रोइए मत, ये लीजिए, मेरे पास अचार के साथ 2 सूखी रोटियां हैं, अगर आप इन्हें खा सकती हैं तो इन्हें खा लीजिए। आज रात में भूखी ही रह लूंगी, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल सुंदर है, हमेशा खुश रहो। मगर बेटा तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? अम्मा जी मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। आपको पता है मेरे रंग रूप की वजह से बचपन से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मेरे माता पिता से जिंदा थे तो वह मेरा आत्मविश्वास गिरने नहीं देते थे। कहते थे रंग रूप से कुछ नहीं होता बेटा, इंसान की सुंदरता रंग रूप से नहीं दिल से होती है, और मेरी बेटी का दिल तो बहुत सुंदर है जो हमेशा सबकी मदद करती है। इस तरह वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। मेरी माँ भी मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरे रंग रूप की वजह से अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी से भगा दिया ताकि किसी को पता न चले कि काली कलूटी उनकी रिश्तेदार है। अब आप ही बताइए
कि मेरी जिंदगी में कहाँ सुख है। अगर मैं उदास ना हूँ तो क्यों ना हूँ। बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तो एक जादुई बुढ़िया हूँ और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया। आओ मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक के कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देकर, जिससे तुम्हारी सब परेशानी मिनटों में दूर हो जाए। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत नैना को अपने साथ एक कुएं के पास ले जाती हैं और जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं से 2 जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक निकालती हैं और उन्हें नैना को देकर कहती हैं, बेटा, यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं की फ्रॉक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लालची नहीं होते। तुम भी इन दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से लालच मत करना। जिस दिन भी तुम लालच करोगी उस दिन यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक गायब होने के साथ साथ तुम्हें बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि लालच नहीं करना। अम्मा जी, मैं जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करूंगी और इनकी धन दौलत से सभी गरीब, अनाथ, परेशान लोगों की भी मदद करूंगी। आप चिंता न करो। तभी वह बूढ़ी औरत जादुई सोने और चांदी के कुएं की फ्रॉक देकर वहां से गायब हो जाती है और नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने की फ्रॉक तुम मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दो ताकि कोई मेरे रंग रूप का मजाक ना उड़ा सके। और जादुई चांदी की फ्रॉक तुम मुझे एक महल जैसा घर दे दो जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो। सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, बहुत सारी धन दौलत, सब कुछ। नैना के इतना कहते ही जादुई सोने की फ्रॉक उसे बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है। नैना खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक उसे एक महल जैसा घर देती है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर जाकर नैना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और अपने साथ साथ गाँव के सभी लोगों की भी बहुत मदद करती है। नैना का बहुत नाम होने लगा था। जब इस बात की खबर जमुना को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। पता नहीं उस मनहूस के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक कहाँ से आई, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और इतनी ज्यादा अमीर भी पूरे गांव को सोना और चांदी बरसा रही है। मेरे होते हुए वह मनहूस इतना ज्यादा नाम नहीं कमा सकती और मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक मैं चुरा कर लेकर आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे करती है लोगों की मदद। ऐसा सोचकर एक दिन जमुना रात होने के बाद नैना के घर जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने की फ्रॉक दीप्ति को पहनाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। और जमुना जादुई चांदी की फ्रॉक से धन दौलत मांगती है तो वह बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। अब जमुना के पास कुछ भी नहीं बचता, बेटी भी बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गरीब भी हो जाती है। जमुना को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करती बल्कि सभी परेशान, गरीब, अनाथ लोगों की मदद करती है, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सपना अपनी सौतेली माँ जानकी और 2 सौतेली बहन टीना और मीना के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सपना की माँ का निधन हो गया था और सपना की अच्छी देखभाल के लिए किशोर दास जानकी से दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन बेचारे किशोर दास को कहाँ पता था कि जानकी और उसकी दोनों बेटियां कितने बुरे स्वभाव की हैं। तीनों माँ बेटी मिलकर बेचारी सपना के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी और किशोर दास को कानों कान भनक भी नहीं लगने देती थी कि वह उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, क्योंकि किशोर दास तो शहर में काम किया करता था और जब भी वह शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी सपना के साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किशोर दास शहर से वापस आता है और अपनी तीनों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आता है। तभी जानकी कहती है, अरे ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सपना बिटिया का और भी ज्यादा सुंदर है। सपना बिटिया, तुम इस लहंगे में बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। सपना दीदी, मैंने आपके रूम की सफाई कर दी है। सपना दीदी, मैंने आपके सभी कपड़ों पर इस्त्री भी कर दी है और आपका मनपसंद पास्ता भी बना दिया है। जल्दी से खा लीजिए, अगर ठंडा हो जाएगा तो आप हमारी बहुत पिटाई करेंगी। सपना, तुमने अपनी दोनों बहनों को अपनी नौकरानी बना कर रखा है।
ये अच्छी बात नहीं है। अरे अरे रहने दीजिए ना, आप सपना बिटिया को क्यों डांट रहे हैं? मैं तो इससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती और आप इसे डांट रहे हैं। अगर इससे गुस्सा आ गया तो, इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो, इसने हमें घर में रहने की परमिशन दे दी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि ये मुझे अपनी माँ और मेरी दोनों बेटियों को अपनी बहन मान ले, मगर ये मानती ही नहीं है। जाओ सपना बिटिया, तुम पास्ता खा लो। तीनों माँ बेटी की यह ड्रामे देखकर सपना बेचारी मन ही मन में बहुत रोती है और सोचती है, ये तीनों कितने ड्रामेबाज हैं। अगर इन्होंने मुझे धमकी नहीं दे रखी होती कि ये शहर में पिताजी को गुंडों से मरवा देंगी, तो मैं कब कब पिताजी को सारी हकीकत बता देती कि ये तीनों कितने दुष्ट और बुरे स्वभाव के हैं। पिताजी एक दिन के लिए आते हैं और उस दिन भी मुझे बुरा बना देते हैं। पिताजी को क्या पता कि इन्होंने मुझे नौकरानी बना कर रखा है, मुझसे सारा काम कराती है, मुझे मारती है, पीटती है। अफसोस कि मैं कुछ नहीं कह सकती। ऐसा सोचकर सपना आंखों में आंसू लेकर अपने रूम में चली जाती है और किशोर दास के शहर जाने के बाद टीना मीना सपना के पास आती हैं और उससे उसका लहंगा छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, चंगा नौकरानी की बच्ची, ये लहंगा मुझे दे। अरे बड़ी लहंगा पहनने वाली, तुझे पता नहीं हमने तुझे इस घर की नौकरानी बना के रखा है और घर की नौकरानी मालकिन की तरह सुंदर सुंदर लहंगे नहीं पहनती, इसलिए चुपचाप किचन में जा और हम दोनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। सपना चुपचाप किचन में जाकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है और वहीं दूसरी तरफ टीना और मीना आपस में बातें करती हैं। मीना, बहुत दिन हो गए इस बहन जी गवन नौकरानी को हमने सबक नहीं सिखाया, एक दो थप्पड़ मारकर कहाँ मजा आता है। इसके साथ चल मजे लेते हैं, आज मम्मी से इसकी अच्छी तरह पिटाई करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गए इससे मजे नहीं लिए। हाँ हाँ टीना तो बिल्कुल सही कह रही है, और कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मम्मी का पारा हाई हो जाए और गुस्से में आकर इसकी इतनी पिटाई करें कि बेचारी से चला भी ना जाए, बहुत मजा आएगा। चल चल। अरे हाँ याद आया, मम्मी को नेट वाला लहंगा बहुत ज्यादा पसंद है ना, अगर कोई उसे उनकी बिना इजाजत के हाथ भी लगा दे तो मम्मी कैसे आग बबूला हो जाती है, समझ रही है ना हमें क्या करना है। ऐसा सोचकर टीना और मीना अपनी माँ के रूम में जाती है, वहाँ से नेट वाला लहंगा निकालती है और उसे इस तरह से पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा, अब देखते हैं कि माँ इसके साथ क्या करती है, कहीं माँ गुस्से में आकर इसे जान से ही न मार दे। इस तरह से दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सपना इस सब से बेखबर कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपना काम कर रही थी, पहले किचन में इतना सारा खाना बनाया, उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोती है और पूरे घर की सफाई करती है। और जब जानकी अपने रूम में जाती है और अपना लहंगा जला हुआ देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सपना को जोर जोर से आवाज लगाती है, मनहूस सपना कहाँ मर गई, जल्दी से मेरे पास आ, आज तो मैं तेरी खबर लेती हूँ, कहाँ मर गई, जल्दी से आती है या नहीं, या फिर तुझे वहीं आकर सबक सिखाऊं। सपना सपना मर गई क्या, आवाज नहीं आ रही, कब से तुझे बुला रही हूँ। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज आवाज क्यों लगा रही हैं? मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी इसलिए आवाज नहीं गई, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? सपना के इतना कहते ही तभी जानकी प्रेस उठाती है और गर्मा गर्म प्रेस सपना के हाथ पर लगा देती है और उसका जला हाथ मोड़कर कहती है, मनहूस मेरा फेवरेट इतना महंगा और सुंदर लहंगा जलाकर कह रही है क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई? तूने तो इतनी बड़ी गलती की है, अगर मैं तुझे जान से भी मार दूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अब मुझे सच सच बता कि तूने मेरा लहंगा क्यों जलाया? तुझे क्या अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? माँ कैसा लहंगा, कौन सा लहंगा, मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आज तो मैं पूरे दिन आपके रूम में आई भी नहीं हूँ। पहले टीना और मीना के लिए इतना सारा खाना बना, उसके बाद कपड़े धोए, सफाई की, आपने बुलाया तो मैं आपके रूम में आई हूँ। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जानकी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टीना मीना को हंसता हुआ देखकर सपना सब समझ जाती है कि यह सब कुछ उन दोनों ने ही किया है। तभी वह उनके पास जाती है और उनसे कहती है, टीना और मीना आखिर तुम्हें क्या मिलता है मुझे इतना पिटवा कर? मैं तो तुम्हारी हर बात मानती हूँ, अच्छी भी बुरी भी, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जैसे भी हूँ सौतेली हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। अब देखो मारे मेरा पूरा हाथ जला दिया, मुझे कितना दर्द हो रहा है।
पहली बात तो हम तुझे अपनी बहन नहीं मानते और तुझे परेशान करने में और तेरी पिटाई करवाने में हमें बहुत मजा आता है। ये मजे हमें कहाँ मिलेंगे? मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? और हाँ, मम्मी कह रही थी घर का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए वह तुझे लेकर आना होगा। यह ले लिस्ट और जल्दी से लेकर आ, अगर माँ से दोबारा पिटाई ना खानी हो तो। सपना चुपचाप सामान की लिस्ट लेती है और बाजार के लिए निकल जाती है, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ से दोबारा पिटना नहीं चाहती थी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वह बाजार की तरफ रोती हुई जा रही थी और अपने माता पिता को भी बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चली गई? देखो तो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है। पहले तो वो मुझे सिर्फ खाना नहीं देती थी, रूखा सूखा देती थी, फटे पुराने कपड़े देती थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरा पूरा हाथ जला दिया और उसके बाद मुझसे काम भी करा रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और पिताजी तो शहर में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझसे कितना प्यार करती है, बल्कि मैं गलत हूँ। मैं तो उन्हें सच भी नहीं बता सकती। मैं क्या करूँ? आगे कुआं पीछे खाए, कहाँ जाऊँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी, तभी उसे आवाज आती है। अरे, कोई है क्या? कोई हमारी आवाज सुन सकता है? कृपया करके हमें इस कुएं से बाहर निकालो। क्या कोई है जो हमारी आवाज सुन सकता है? हमें इस कुएं से बाहर निकालो। सपना को यह आवाज आ रही थी और वह तुरंत कुएं के पास जाती है तो उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं, लेकिन वह सोचती है आवाज तो इस कुएं के अंदर से ही आ रही है, लेकिन इसके अंदर तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, बस सोने और चांदी जैसे लहंगे नजर आ रहे हैं। चलो इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्या पता इसके अंदर कोई इंसान हो जो आवाज लगा रहा हो। ऐसा सोचकर सपना उस कुएं के अंदर से वह सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकाल लेती है। तभी चांदी के लहंगे से आवाज आती है, सुनो लड़की, तुम तो हमारे लिए मसीहा बनकर आई हो। हम यहाँ 10 साल से इस कुएं के अंदर कैद हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी। हम परी लोग की रानी परी की 2 बेटियां हैं, सोनिया और चांदनी। हम अपने असली रूप में तभी आ पाएंगे जब तुम उस दुष्ट जादूगरनी के पास से पीला और सफेद फूल लेकर आओगी। क्या तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो? इस काली पहाड़ी के पास उसी गुफा में वह जुड़ा रहती है। बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कभी भी मुसीबत में आए लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कठिन परीक्षा से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ऐसा कहकर सपना काली पहाड़ी के पीछे जो जादूगरनी रहती थी वहां पहुंच जाती है। वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी, तभी वह गुफा के अंदर जाती है और पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसे बांध देती है और वहां से पीले और सफेद फूल उठाती है और गुफा से बाहर निकलने लगती है। तभी वह जादूगरनी कहती है, सुन लड़की, तू उन दोनों परियों की मदद नहीं कर सकती। मेरी सदियों की मेहनत है, मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से जादुई सोने और चांदी के लहंगे बनाकर उस कुएं में फेंका था। अब समय करीब आ रहा था, इस अमावस की रात में उन दोनों लहंगों को जला देती और इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाती। यह तू उसे पीले और सफेद फूल ले जाकर मत दे, इसके बदले में तुझे बहुत सारी धन दौलत देने के लिए तैयार हूँ। सोना, हीरे, जवाहरात, मोती जो चाहे वह ले ले, लेकिन ये फूल मुझे दे दे, उन्हें ले जाकर मत दे। दुष्ट जादूगरनी, तू मुझे धन दौलत का लालच देकर फंसा नहीं सकती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है लालच बुरी बला होती है और मुझे परियों ने सब बता दिया है कि जैसे ही वे अपने असली रूप में आ जाएंगी तो तू जल भुनकर राख हो जाएगी और मेरी वजह से किसी बुराई का अंत हो जाए। मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस तरह सपना धन दौलत का लालच नहीं करती और वह पीले और सफेद फूल ले जाकर दोनों लहंगों को दे देती है। जैसे ही वह दोनों लहंगे फूलों की खुशबू सूंघते हैं तो दोनों परी के रूप में आ जाती हैं और सपना से कहती हैं, हमें आजाद कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें कुएं के सोने और चांदी के लहंगे से दोबारा से परी बनाया है। ये एहसान हम तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए हम अपने असली रूप में आ गए। इसलिए हम दोनों तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। हम तुम्हें कुएं के जादुई सोना चांदी के 2 लहंगे देते हैं, जिसकी मदद से अब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी।
ऐसा कहकर परी कुएं के पास जाती है और वहाँ अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी कुएं के अंदर से दो जादुई सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकल कर आते हैं और वह सपना को दे देती हैं। सपना वह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर घर चली जाती है और उन्हें छुपा कर रख देती है। अब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उससे जो भी काम करने के लिए कहती तो जादुई सोने का लहंगा उस काम को तुरंत कर देता और सपना को जब भी भूख लगती तो वह जादुई चांदी के लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती और खा लेती और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से इसी तरह से बच रही थी और एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन टीना और मीना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी आप इस नौकरानी से कितना ज्यादा काम कराती हैं और खाने के लिए भी 5 दिन में एक बार देती है, फिर भी हट्टी कट्टी काम करती रहती है। अगर आम इंसान हो तो वह तो एक दिन मर ही जाए इतना सारा काम करके, और ये तो ठीक ठाक स्वस्थ हंसी खुशी काम करती रहती है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीनों माँ बेटी के दिमाग के अंदर सपना को लेकर शक का कांटा गड़ जाता है और वह सपना के ऊपर नजर रखने लगती हैं। और एक दिन तीनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि सपना के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। तभी जानकी सपना के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों री मनोज तेरे पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं और तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। चल हट यहाँ से और ये लहंगे हमें दे, इससे हम बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत अमीर होना है, तेरी तरह मामूली घर का काम नहीं करवाना। टीना और मीना यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर अपने रूम में चलो। जानकी के कहने पर जैसे ही टीना और मीना जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती हैं तो उसके अंदर बहुत तेज करंट निकलता है और दोनों बहनों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसकी वजह से दोनों बहनें पागल हो जाती हैं और पागल होकर डांस करने लग जाती हैं। अपनी बेटियों की यह हालत देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और जानकी भी जैसे जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती है तो उसे भी बहुत तेज का करंट लगता है और वह बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, दुष्ट औरत, बहुत कर लिया तूने मासूम सपना के ऊपर अत्याचार, अब तू और अत्याचार नहीं कर सकती। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे पागल न करूं तो अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। यह जादुई सोना चांदी के लहंगे को कोई भी लालची और बुरे स्वभाव का इंसान हाथ नहीं लगा सकता, उसके साथ ऐसा ही होता है, निकल जाए यहाँ से। जादुई सोने और चांदी के लहंगे जानकी से ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहाँ पर किशोर दास भी आ जाता है और उसे भी जानकी और उसकी दोनों बेटियों की सच्चाई पता चल जाती है और वह भी धक्के मारकर तीनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। जानकी अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है और सपना अपने पिता के साथ कुएं के जादुई सोने और चांदी के लहंगे के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में अत्याचार करने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन नहीं थी।